हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम आपके क्लास 11th फिजिक्स से चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पूरा बहुत अच्छे से रिवाइज करने जा रहे हैं। ये चैप्टर 1 का वन शॉट वीडियो है और पूरा चैप्टर डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो आपके लिए ये पूरा चैप्टर लेकर आया हूं बहुत अच्छे से, ताकि आप कम टाइम में इस चैप्टर को रिवाइज कर सको। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चैप्टर यहां से पढ़ के नोट्स आप डाउनलोड कर लेना। और आपको अपना बहुत सारा मटेरियल चाहिए क्लास 11th फिजिक्स की प्रिपरेशन के लिए और मैथ्स की भी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो मनदीप एजुकेशन अकेडमी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हमारी ऐप मनदीप एजुकेशन अकेडमी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। इन दोनों जगहों पर आपको अपना सारा प्रिपरेशन का मटेरियल मिल जाएगा। शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करें कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके उसे फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लेंथ मेजर कर सकते हो, फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम मेजर कर सकते हो, वेट मेजर कर सकते हो, वॉल्यूम, मास, फोर्स, वेलोसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज हैं। बिकॉज इनको मेजर करके आप कोई वैल्यू निकाल सकते हो कि टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेंथ 10 मीटर है, वॉल्यूम 50 मीटर क्यूब है। तो जिस चीज को भी मेजर करके उसकी कोई न्यूमेरिक वैल्यू बताई जा सके उसे फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जिसके साथ ऐसा ना किया जा सके उसे फिजिकल क्वांटिटी हम नहीं बोल सकते। फॉर एग्जाम्पल, एंगर इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। हम बोलते तो है कि हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है या बहुत कम गुस्सा आ रहा है, बट हम कोई मेजरमेंट करके वैल्यू नहीं बता सकते कि मेरे को 9 यूनिट गुस्सा आ रहा है कि मेरे को 8 यूनिट गुस्सा आ रहा है। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज होती है बच्चों दो तरह की, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती हैं जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इनमें से कुछ के आपने नाम सुने होंगे, कुछ के आपने नाम पहले नहीं सुने होंगे, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको जो भी चीज डिटेल में पढ़नी है वो क्लास 11th में आगे सिलेबस में अच्छे से पढ़ा दी जाएगी। अभी आपको लर्न करना है कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब एक बार फिर बता देता हूं, ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, मास दूसरी चीजों के फॉर्मूले में जरूर आता है, बट मास का आपने अपना कोई फॉर्मूला नहीं देखा होगा, क्योंकि मास किसी भी दूसरे फैक्टर पे डिपेंड ही नहीं करता फिजिकल क्वांटिटी के। मास बस होता है। सो इट इज a fundamental quantity. So there are 7 fundamental quantities: length, mass, time, temperature, electric current, amount of substance. 5 तक आपने सुना होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब होता है किसी भी चीज का जब आप नंबर बताते हो, जैसे नंबर ऑफ चेयर्स, देयर आर 10 चेयर्स, देयर आर 20 पेन्स, देयर आर 5 बैट्स। तो ये जो आप नंबर बता रहे हो, दैट इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड दैट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने का एक तरीका होता है। इसके बारे में आप 11th-12th में नहीं पढ़ोगे क्योंकि ये क्वांटिटी आपको नहीं पढ़ाई गई, बट दिस इज वन ऑफ द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, 9th में आपने पढ़ी, 10th में पढ़ी है, 11th में पढ़ रहे हो, 12th में पढ़ोगे, लेकिन उनमें से सिर्फ 7 ही फंडामेंटल हैं। बाकी सारी क्वांटिटीज किसी ना किसी तरीके से इन्हीं पे डिपेंड करती हैं। तो जो बाकी बची हुई क्वांटिटीज हैं, इन 7 में जो नहीं है उन्हें बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है। और डिराइव्ड क्वांटिटीज का अगर एग्जांपल दें, अच्छा, डिराइव्ड क्वांटिटीज पे जाने से पहले 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज भी हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। दीज आर ऑल्सो फंडामेंटल क्वांटिटीज। प्लेन एंगल तो आप जानते हो, जो बचपन से आप पढ़ते आए हो, वो प्लेन एंगल है। जैसे ये एक सेक्टर है सर्कल का, और इस सेक्टर में आर्क लेंथ है ds, सेक्टर का, सर्कल का रेडियस है r, और ये एंगल है d थीटा। सो दिस इज कॉल्ड प्लेन एंगल। प्लेन एंगल मतलब जो एक 2 डायमेंशनल प्लेन पे बन जाए। दिस d थीटा, मैथ्स में आपने फॉर्मूला पढ़ा होता, एंगल होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो अब याद कर ले कि एंगल होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। सो दिस d थीटा इज ds बाय r। ये वही एंगल है जो आप बचपन से मैथ्स में पढ़ते आ रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल। और अगर ये एक 3 डायमेंशनल चीज है, जैसे कोन टाइप की है ना, 3D, तो ये जो कोन का वर्टेक्स है, यहां पे जो एंगल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। ठीक है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ये कोन है, ये इसका टॉप मोस्ट पार्ट का एरिया है। यहां आप ये मान लो कि ये एक स्फीयर में से हिस्सा निकाला, जैसे तरबूज वाला तरबूज काट के नहीं देता,
ऐसे स्फीयर में से एक हिस्सा निकाला है, तो इसके ऊपर का एरिया है डीए, ये इसका रेडियस है आर, तो यहां पे जो एंगल बनता है वो सॉलिड एंगल है जिसका फॉर्मूला होता है डीए बाई आर स्क्वायर। प्लेन एंगल की स्टैंडर्ड यूनिट होती है रेडियन, जबकि हम बचपन से डिग्री पढ़ते आ रहे हैं, बट डिग्री नहीं होती, स्टैंडर्ड यूनिट रेडियन होती है। और सॉलिड एंगल की स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो स्टीरेडियन होती है, जिसका सिंबल होता है, स्टीरेडियन का सिंबल होता है एस आर, रेडियन का सिंबल होता है आर ए डी। ठीक, तो आपको पूरा चैप्टर मैं यहां पे रिवाइज करवा रहा हूं एक ही वीडियो में। आपका कोई यूट्यूब वगैरह होगा तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, सब कुछ अच्छे से यहां पर आपका बहुत ही जल्दी कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, मैं अपने लेक्चर्स में बहुत ही ज्यादा डिटेल में एक एक चीज पढ़ाता हूं, तो मैंने ऐप बताई आपको मनदीप एजुकेशन एकेडमी, उसको आप डाउनलोड कर लो, वहां पे आपको मेरे कोर्सेज मिल जाएंगे। लाइव कोर्स अगर लेना चाहते हो तो 2499 में पूरा साल मेरे से लाइव पढ़ सकते हो। क्लास में बहुत ही कम बच्चे होते हैं, किसी भी टाइम आप माइक ऑन करके अपना डाउट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके पास लाइव क्लास अटेंड करने का टाइम नहीं है तो आप मेरा रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हो। जितना कुछ भी मैं अपनी लाइव क्लासेस में पढ़ाता हूं उनकी रिकॉर्डिंग्स परचेज कर सकते हो, ओनली इन 549 फॉर द होल ईयर। ठीक, उसमें आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे, फॉर्मल शीट्स मिल जाएंगी, वर्कशीट्स मिल जाएंगी, और जो भी पीडीएफ में शेयर करता रहता हूं अपनी क्लास में वो सब मिल जाएगा। ठीक, बहुत ही ज्यादा यूजफुल कोर्स है। फंडामेंटल क्वांटिटीज के बाद है डिराइव्ड क्वांटिटीज, ऑब्वियसली जो बाकी बच गई, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती, जो बाकी इन सातों के अलावा कोई भी नाम ले लो, फोर्स, एक्सेलरेशन, प्रेशर, वर्क, पावर, वेलोसिटी, वॉल्यूम, एरिया, ऑल दीज आर डिराइव्ड क्वांटिटीज, क्योंकि ये सारी क्वांटिटीज उन सातों में से ही कुछ क्वांटिटीज पे डिपेंड करेंगी। फॉर एग्जांपल जैसे फोर्स है तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अगर हम एक फॉर्मूले को खोलते जाएं, जैसे फोर्स का फॉर्मूला मैं खोलता गया, तो अल्टीमेटली मेरे पास जो बचेगा वो इन्हीं में से फिजिकल क्वांटिटीज बचेंगी, है ना। जैसे एक बार फिर बताता हूं, फोर्स का फॉर्मूला हमने खोला मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास तो आ गया, फंडामेंटल में है। एक्सेलरेशन है वेलोसिटी बाय टाइम, टाइम भी आ गया, फंडामेंटल में है। वेलोसिटी अभी और खुलेगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही तो होती है, तो लेंथ और टाइम आ गया, तो और फर्दर ये खुलेगा नहीं। तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले को अगर खोलोगे आप यहीं पहुंच जाओगे। इसलिए इनको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज और बाकियों को बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको खोलते खोलते हमने देखा कि हम मास, लेंथ और टाइम पे ही पहुंच गए, है ना। आप क्लास 11th के फर्स्ट 70-80% सिलेबस में जितनी भी क्वांटिटीज पढ़ोगे, जब आप उनको खोलते जाओगे तो अल्टीमेटली मास, लेंथ या टाइम की ही टर्म बचेगी। तो क्योंकि जब सारी फिजिकल क्वांटिटीज मास, लेंथ और टाइम पे ही डिपेंड करती हैं, तो हमें हर एक फिजिकल क्वांटिटी की अलग से यूनिट याद रखने की क्या जरूरत है। हम सिर्फ ये डिसाइड करें कि मास की यूनिट क्या लेनी है, लेंथ की यूनिट क्या लेनी है, टाइम की क्या यूनिट लेनी है, और बाकियों की यूनिट बन जाएगी। तो इसके बेसिस पे जो चीज बनती है उसे बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो एक तो एमकेएस सिस्टम बहुत फेमस है, जिसमें मास की यूनिट किलोग्राम ली जाती है, लेंथ की मीटर ली जाती है, टाइम की सेकंड ली जाती है। दूसरा सीजीएस सिस्टम भी फेमस है, जिसमें मास की यूनिट ग्राम ली जाती है, लेंथ की सेंटीमीटर ली जाती है, टाइम की सेकंड ली जाती है। तीसरा एफपीएस सिस्टम बहुत फेमस है, जिसमें मास की यूनिट पाउंड ली जाती है, लेंथ की फुट ली जाती है और टाइम की सेकंड ली जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स को जब हमने खोला तो क्या आया था, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन था वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी था लेंथ अपॉन टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ऊपर मास होएगा, नीचे लेंथ होएगा, नीचे दो टाइम होंगे। तो अगर फोर्स की आप बोलो कि एमकेएस यूनिट क्या है, तो हम बोलेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट क्या है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एफपीएस यूनिट क्या है, पाउंड फुट पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो इस तरीके से यूनिट बन जाती है। इनमें से ये दोनों सिस्टम तो हम यूज करने वाले हैं, इस सिस्टम को हम यूज नहीं करते इंडिया में, तो हमारी बुक्स में भी इसके बारे में क्वेश्चंस नहीं है। ठीक, इनमें से इन दोनों में से भी सबसे फेमस सिस्टम जो है वो एमकेएस सिस्टम है, क्योंकि इसमें तीनों यूनिट्स जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। आपने क्लास 9th में एसआई यूनिट्स के बारे में पढ़ा होगा। तो कोई भी यूनिट को एसआई यूनिट क्यों माना जाता है, मतलब एसआई सिस्टम जो हमने बनाया है उसकी खास बात क्या है। आपने 9th में पढ़ा होगा कि मीटर जो है वो लेंथ की एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, टाइम की एसआई यूनिट सेकंड है,
डिस्टेंस की ऐसा यूनिट मीटर है, मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम है। क्यों? तो मेरिट्स ऑफ एसआई सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। सबसे पहला मेरिट है कि एसआई इज अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब यही है कि कुछ हमने बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, बेसिक यूनिट्स मान ली और बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स उनसे डिराइव कर ली। आप ये भी सोच रहे होंगे कि जो बाकी की क्वांटिटीज हैं जो बच गई, जो टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगी या जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी पे डिपेंड करेंगी या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेंगी, उनका क्या? तो उन क्वांटिटीज के बारे में आप लेटर स्टेजेस में पढ़ोगे, स्टार्टिंग में आपका काम सिर्फ इन्हीं से चल जाएगा। तो हमने इसलिए जो सिस्टम बनाए हैं वो मास, लेंथ और टाइम के बेसिस पे बनाए हैं, बिकॉज हमारी जो मैक्सिमम क्वांटिटीज हैं वो डिपेंड करने वाली हैं इन्हीं पे। बाकी फिर आप उनकी भी ऐसा यूनिट्स लर्न कर लोगे। तो अगर किसी भी चीज में, और आपको धीरे धीरे आगे आने वाले चैप्टर्स में बाकी क्वांटिटीज की भी सीजीएस यूनिट्स बता दी जाएंगी, बाकी फंडामेंटल क्वांटिटीज की भी। तो कोई भी अगर आपकी फिजिकल क्वांटिटी होगी, आपने उसकी ऐसा यूनिट याद करी हुई है, तो अगर उसमें करंट कहीं आ रहा है तो आप उसकी जगह एम्पियर डाल दोगे। ठीक, एसआई सिस्टम इज रैशनल। रैशनल मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक ही यूनिट है। फॉर एग्जांपल, हर तरह की एनर्जी और वर्क के लिए जूल यूनिट होती है एसआई में, जबकि सीजीएस में वर्क की अर्ग्स होती है यूनिट और हीट एनर्जी की कैलोरी होती है यूनिट। ठीक है, बट यहां पे एसआई सिस्टम में क्या है, सेम टाइप की क्वांटिटी की सेम यूनिट है। ठीक है, एसआई इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया में इसको इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, क्योंकि इसकी यूनिट्स को इजीली कंपेयर किया जा सकता है, इजीली उसके रेप्लिकास बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और समय के साथ ये यूनिट्स क्या है, चेंज नहीं होती। एंड चौथा एडवांटेज है कि एसआई इज अ मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम मतलब एक यूनिट को दूसरी में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ 10 की पावर से मल्टीप्लाई करना होता है। फॉर एग्जांपल, मीटर को सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करना है 100 से मल्टीप्लाई कर दो, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है 10 की पावर 3 यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जितनी, किसी भी मेजरमेंट में, फॉर एग्जाम्पल ये एक स्केल है और इस स्केल की हेल्प से, मैं समझाता हूं आपको, इस स्केल की हेल्प से आपने एक लेंथ मेजर करी ये रॉड की, और ये रॉड इतनी है। अब ये वाला जो मार्क है, ये वाला मार्क है 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, है ना, इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हो कि ये 5.1, 5.2, 5.3, तो 5.3 और 5.4 के बीच में है ये 5.3, ये जो लेंथ है ये 5.3 और 5.4 के बीच में है। तो हमें ये तो पता है कि ये 5.3 और 5.4 के बीच में है, बट क्योंकि हमारा ये जो स्केल है जो हमारे पास होता है, ये उससे ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं दे सकता, मिलीमीटर से छोटी मेजरमेंट नहीं दे सकता, तो हमने इसको तुक्के में लिख लिया कि ये सेंटर के हल्का सा इस तरफ लग रही है, तो ये 5.34 है, ये हमने तुक्के में लिख लिया कि ये 5.34 है। तो यहां पर हम इन दो डिजिट्स के बारे में तो श्योर हैं कि ये दोनों डिजिट्स तो हमें पक्का है कि ये 5 ही होगा, ये 3 होगा, बट इस वाली डिजिट्स को लेकर हम श्योर नहीं है, बिकॉज ये वाला हमने तुक्का मारा, ये जो 4 हमने यहां लिखा है तुक्का मारा। तो ये जो ये मेजरमेंट है ये 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, बट वी आर नॉट श्योर। तो जितनी डिजिट्स को लेकर हम श्योर हैं प्लस पहली अनश्योर डिजिट, इनके टोटल को बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहां पे 2 डिजिट सर्टेन है, यहां पे 2 डिजिट सर्टेन है, एक अनसर्टेन है, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई? 3। सो देयर इज अ रूल टू मेजर सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहला रूल क्या है? पहला रूल क्या है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी आपके वैल्यू में वो सारी सिग्निफिकेंट होंगी। सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने का पंगा तब आता है जब हमारी मेजरमेंट के अंदर कोई जीरो आ जाता है बीच में, बट इफ द डिजिट्स आर नॉन जीरो देन ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तब कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस मेजरमेंट में 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगी, और any zeros placed between two non-zero digits are also significant। अगर दो zeros, अगर कितनी भी zeros दो non-zero digits के बीच में लग गई तो भी वो significant है। देखो ये non-zero digit इसके बीच में जीरो आ गई, तो इनको भी significant में काउंट किया जाएगा। तो 1 2 3 4 5, यहां 5 significant figures हैं। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं लीडिंग जीरोस की। लीडिंग जीरोस मतलब जो नॉन जीरो डिजिट से पहले लगे। लीडिंग जीरोस मतलब नॉन जीरो डिजिट से जो पहले लगे, वो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होती,
चाहे नंबर में डेसिमल हो चाहे ना हो। 1 2 3 ये सिग्निफिकेंट नहीं है, सिर्फ इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेलिंग जीरोस के बारे में। तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होती हैं अगर डेसिमल हो नंबर में, तो यहां पे डेसिमल है तो ट्रेलिंग जीरोस जो है वो सिग्निफिकेंट है, यानी इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई, ठीक है। और अगर देखो स्टार्टिंग वाली सिग्निफिकेंट नहीं है, एक और एग्जांपल लो, बाद वाली सिग्निफिकेंट है क्योंकि नंबर में डेसिमल है, तो 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई, ठीक है। और अगर ट्रेलिंग जीरोस बाद वाली जीरोस की बात करें एक ऐसे नंबर के लिए जिसमें डेसिमल नहीं है तो जीरो काउंट नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्योंकि इसमें एंड में जीरो लगा और डेसिमल नहीं लगा, ठीक। लेकिन अगर उसके साथ कोई यूनिट लगी हो, मतलब वो किसी मेजरमेंट का हिस्सा हो, तब आपको लीडिंग जीरो भी ट्रेलिंग जीरो भी काउंट करनी है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जीरोस अकरिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, स्टार्टिंग वाली जीरोस जो हैं दे आर नेवर सिग्निफिकेंट, बाद वाली जीरोस जो हैं अगर डेसिमल में नंबर हो या वैल्यू में यूनिट हो तो बाद वाली सिग्निफिकेंट है, लेकिन अगर नंबर में डेसिमल हो, ठीक है, अगर नंबर में डेसिमल हो और अगर नंबर में डेसिमल ना हो तो बाद वाली डिजिट्स जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल इसमें जीरोस अकरिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, स्टार्टिंग वाली नॉट सिग्निफिकेंट, तो इसमें 4, इसमें कितनी हो गई, इसमें भी 4 हो गई, ठीक है। बाद वाली 0 सिग्निफिकेंट होगी क्योंकि यहां नंबर में डेसिमल है तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। यहां पर यूनिट लगी है तो चारों काउंट होगी तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। यहां डेसिमल लगा है तो ये तीनों काउंट होंगी तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। यहां भी यूनिट लगी है तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। यहां डेसिमल लगा है तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। और जब आपको नंबर दिया जाता है साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर्स में, तो फिर आप सिर्फ इसी की सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करोगे तो यहां पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगी, ठीक। अब राउंडिंग ऑफ के रूल्स देखते हैं। राउंडिंग ऑफ का रूल यह है कि अगर जिस नंबर को राउंड ऑफ करना हो वो लेस देन 5 है तो उसको वैसे ही उड़ा दो और पीछे वाली डिजिट को अनचेंज रखो। जैसे 9.83 जो है वो 9.8 रह जाएगा क्योंकि 3 जो है वो लेस देन 5 है तो पीछे वाला अनचेंज्ड रहेगा। लेकिन अगर ये मोर देन 5 हो तो पीछे वाले को एक बढ़ा दो, जैसे 6.38 राउंड ऑफ करके 6.4 हो जाएगा। और अगर ये 5 ही हो और उसके आगे नॉन जीरो डिजिट्स हों, जिसको या इसने आपने इसको ड्रॉप करना और ये 5 है और इसके आगे वाली डिजिट नॉन जीरो है तो पीछे वाली एक बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर आगे जीरो हो 5 को ड्रॉप करना है, आगे जीरो हो तो पीछे वाली एज इट इज रहेगी अगर इवन है और पीछे वाली एक बढ़ जाएगी अगर ऑड है, ठीक। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको रिजल्ट में उतनी सिग्निफिकेंट फिगर्स देनी है जितना सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है डेसिमल के बाद। फॉर एग्जांपल 1.3, 2.76 और 3.071 आपने इन तीनों को ऐड किया, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहां है, डेसिमल के बाद। इसमें सिर्फ एक डिजिट है तो आपके आंसर में भी एक डिजिट होनी चाहिए। तो इन तीनों का जो सम है वो है 7.131 और हमें डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रखनी है तो ये 31 उड़ जाएगा और क्योंकि 3 5 से छोटा है तो आंसर आएगा 7.1 मीटर, ठीक। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का क्या रोल है, अगर आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो आंसर में उतनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए जितनी सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाले नंबर में है। देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो डेसिमल के बाद चेक करना है किसमें कम है, इसमें ओवरऑल चेक करना है। जैसे यहां 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहां 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। अब हमारा आंसर आया ये, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने के लिए इस वाले पार्ट को उड़ा दिया जाएगा तो आंसर विल बी 0.88। इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है, वर्ड प्रॉब्लम इस पे। अब क्यूब की एक साइड दे रखी है तो टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम बताना है क्यूब का, सिग्निफिकेंट फिगर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर कैलकुलेशन करनी है। तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है इसमें, देखो आप बोलोगे कि इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, नहीं, जो प्योर नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 उनमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स मानी जाती हैं, बिकॉज 6 कैन बी रिटन एज
6.0 और इट कैन बी रिटन एज 6.00 और इट कैन बी रिटन एज 6.000000 और डेसिमल के बाद वाली डिजिट्स को तो हम लोग सिग्निफिकेंट मानते हैं, तो इसमें तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ती जाएंगी, तो इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 4 हैं। तो आपके आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए? 4। तो आपका जो आंसर आया इसको सॉल्व करके वो ये आया। अब इसको राउंड ऑफ करें, अब ये यहां तक चाहिए हमें, यहां तक 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, क्योंकि ये 9 है तो इसको उड़ाओगे तो पीछे वाली 3 हो जाएगी, तो 311.3। ठीक, और वॉल्यूम साइड का क्यूब ये आया और इसको भी राउंड ऑफ करके हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में डाल दिया। ठीक, फिर यहां पर एक और एग्जांपल है कि इतना ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ऑक्यूपाइज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब, इसकी डेंसिटी बताओ। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 2, तो आंसर में कितनी होनी चाहिए? 2। आंसर हमारा आया, इसको डिवाइड करके 4.783, तो इसको राउंड ऑफ करें, यहां तक हमें चाहिए, और क्योंकि ये 8 है 5 से ज्यादा, तो आंसर आएगा 4.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, साइंटिफिक नोटेशन के प्रीफिक्सेस आपको याद करने होंगे। 10 की पावर 12 को बोलते हैं टेरा, सिंबल है कैपिटल टी, ये टेबल में पूरा दिया हुआ है ना। तो 10 की पावर -6 इज माइक्रो, सिंबल है म्यू, ये म्यू होता है सिंबल फिजिक्स में, म्यू। ठीक है, और तो ये टेबल आपके सामने, आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हो, नहीं तो ये नोट्स में भी दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल कहीं पर भी मैं ये प्रीफिक्स लगा दूं किसी भी यूनिट के आगे, जैसे कहीं लिखा है माइक्रोमीटर, तो माइक्रो की वैल्यू क्या है? 10 की पावर -6, तो माइक्रोमीटर मतलब 10 की पावर -6 मीटर। या फिर कहीं लिखा है कैपिटल एम, मेगा न्यूटन, तो मेगा न्यूटन मतलब मेगा के आगे क्या लिखा है? 10 की पावर 6, तो मेगा न्यूटन मतलब 10 की पावर 6। कहीं पे आपका लिखा है पीको जूल, ठीक है, पीको जूल, पीको मतलब 10 की पावर -12, तो 10 की पावर -12 जूल। तो ये प्रीफिक्सेस याद कर लो, ये आपको लिखे हुए मिलेंगे यूनिट्स के आगे, तो उनका मतलब ये होता है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशंस क्या होती हैं बच्चों? हमने बोला है कि किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप खोलते जाओगे तो अल्टीमेटली क्या बचेगा? अल्टीमेटली बचेगा एम, एल और टी में से ही कुछ बचेगा। स्टार्टिंग के 70-80% सिलेबस में जो क्वांटिटीज आ रही हैं, बाद में तो आपको ऐसी क्वांटिटी भी मिलेगी क्लास 11th में, 11th में आ गए हो ना, 10th में तो नहीं रहे हो, क्लास 11th में, जिन क्वांटिटीज में टेम्परेचर की टर्म्स भी आ रही हैं। ठीक है, तो उनकी हम बाद में बात कर लेंगे, या अभी मैं आपको बता देता हूं। तो डायमेंशन निकालने के लिए आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखनी है, जैसे आपने लिखा फोर्स, ठीक है, उसका फॉर्मूला तब तक खोलो, मास इंटू एक्सेलरेशन बाय कुछ नहीं, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू वेलोसिटी बाय टाइम, मास इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का स्क्वायर, तब तक खोलो जब तक कि आप फंडामेंटल क्वांटिटीज तक नहीं पहुंच जाते। तो जब आप फंडामेंटल क्वांटिटीज तक पहुंच जाओगे तो जहां मास है वहां कैपिटल एम लिखो, जहां लेंथ की टर्म है वहां कैपिटल एल लिखो, जहां टाइम की टर्म है यानी डिनोमिनेटर में वहां कैपिटल टी लिखो, बट उसे ऊपर ले आओ। तो ये जो चीज बनेगी इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दो। स्क्वायर ब्रैकेट ऑप्शनल है, नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, बट किसी भी ब्रैकेट में डाल दो, ओवल में डाल दो। दिस इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ फोर्स, दिस इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ फोर्स। फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो एम और टी तो है नहीं उसमें, तो उसकी डायमेंशन होगी m0 l³ t0, चाहे आप जीरो वाली टर्म्स ना भी लिखो तो भी चलेगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो लेंथ अपॉन टी, तो m0 lt-1। एक्सेलरेशन होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का स्क्वायर, तो मास है नहीं, तो लेंथ इंटू टी की पावर -2। तो अगर आपको फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्मूले याद होंगे तो आप उनकी डायमेंशंस निकाल पाओगे बहुत ही आसानी से। ठीक, बहुत सारी डायमेंशंस जो है वो आपको इजीली मिल जाएंगी, आप सर्च करोगे नेट पे, आपकी बुक्स में लिखी हुई हैं। फॉर्मूला याद किए बिना आप डायमेंशन नहीं निकाल पाओगे। ठीक, और इसी तरीके से अगर टेम्परेचर की टर्म आ रही हो तो डायमेंशन होती कैपिटल के, जो टेम्परेचर की यूनिट केल्विन से आई है। करंट की टर्म आ रही हो तो डायमेंशन होती है कैपिटल ए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए MOL होता है, बट वो आप यूज नहीं करोगे, फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ती उसकी, तो ये 5 आपको याद रखना है। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस, डायमेंशंस की एप्लीकेशंस पे कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं।
पहला है चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। कोई भी इक्वेशन फिजिक्स में तभी ट्रू होती है, या मैथ्स में या केमिस्ट्री में, अगर उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस जो है वो बराबर आए। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। फॉर एग्जांपल, आपको बोला है कि एक पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड जो है वो ये दिया हुआ है। एक पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड ये होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कह रहा चेक करो ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस क्या है? टी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे है टाइम पीरियड। राइट हैंड साइड की डायमेंशंस क्या है? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। 2 पाई तो कांस्टेंट है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं। ये है एल, एल लिख दिया, नीचे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन ही ना, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशंस डाल दी एल टी माइनस 2, एल से एल कट गया, टी माइनस 2 रूट में ऊपर गया, टी स्क्वायर हो गया, उसका रूट आया टी। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम आ गई। सो ये हमारी जो इक्वेशन है ये करेक्ट है। सो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हमको रिलेशन निकालना है। फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन निकालने का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, इस तरह का आपको क्वेश्चन आएगा कि एक फिजिकल क्वांटिटी आपको दी होगी और यह दिया होगा कि वो फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, आपको यहां पे दिया हुआ है कि एक फोर्स, एक बॉडी सर्कुलर मोशन में है, तो उस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है एफ, वो उस बॉडी के मास पे, उस बॉडी की वेलोसिटी पे और सर्कल के रेडियस पे डिपेंड करती है। फॉर्मूला निकालो एफ का एम, वी और आर की टर्म्स में। ठीक है, फॉर्मूला नहीं दिया, ये दिया है कि किस चीज का फॉर्मूला निकालना है और किस किस की टर्म्स में निकालना है। तो जरा प्रोसीजर समझ लो। आप लिखोगे एफ इक्वल टू कांस्टेंट। आपको कहा जा रहा है ना कि एफ जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे? एम पे, वी पे और आर पे। अब आपको दिया हुआ है कि एफ जो है वो एम, वी और आर पे डिपेंड कर रहा है, फिर भी आपको फॉर्मूला नहीं पता। ऑब्वियसली क्या मिसिंग है? पावर्स मिसिंग है ना। आपको ये नहीं पता कि यहाँ एम, वी और आर की पावर्स क्या है। पावर्स पता चल जाएंगी तो सब कुछ हो जाएगा। तो हम पावर्स को लेट कर लेते हैं एबीसी, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वालिटी का साइन लगा लेते हैं, तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो यहां से शुरू होगा, एफ इक्वल टू के एम टू द पावर ए, वी टू द पावर बी, आर टू द पावर सी। फिर आपने इन सब की डायमेंशंस पुट करनी है। फोर्स की डायमेंशन पुट करी, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, फॉर्मूले से डायमेंशंस निकालनी होंगी, उन डायमेंशंस को लर्न करना होगा। वेलोसिटी की पुट करी, रेडियस की पुट करी। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, यहां पर ऐसे सॉल्व करना है। आप जानते हो बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो m की सारी पावर्स को ऐड करो, l की सारी पावर्स और t की सारी पावर्स। फॉर एग्जांपल, यहां b l की पावर में भी आएगा और यहां l की पावर में c है, तो l की पावर हो जाएगी b प्लस c। ठीक है, तो ये आ गया इधर, ये आ गया इधर। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस लगाओ कि अगर ये फॉर्मूला करेक्ट है तो दोनों तरफ की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए? दोनों तरफ की डायमेंशंस बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो अगर इधर m की पावर 1 है तो इधर भी 1 होना चाहिए, जिससे अपने को पता चला कि a 1 है ना। यहां पे b प्लस c क्या होना, t की पावर माइनस b है, यहाँ t की पावर माइनस 2 है तो b 2 आ गया। यहाँ l की पावर b प्लस c, यहाँ l की पावर 1 है तो b प्लस c 1 आ गया, b को 2 रखा तो a b c तीनों की वैल्यू आ गई। यहां पे पुट कर दो और फॉर्मूला आ जाएगा। जिसकी पावर नेगेटिव है उसे डिनोमिनेटर में ले जाओ। k की टर्म्स में फॉर्मूला छोड़ देना, आप k की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक, तीसरी एप्लीकेशन है, कोई भी आपको फॉर्मूला दिया है उसमें जो अननोन फिजिकल क्वांटिटीज हैं आप उनकी डायमेंशन बता सकते हो। फॉर एग्जांपल, यहां पे आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है और बोला है कि v वेलोसिटी है, t टाइम है, a b c और d की डायमेंशन आपको बतानी है। ठीक है, तो आप एक बात याद रखना कि ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। मतलब आप सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जिनकी डायमेंशन सेम हो, उन्हें बोलते हैं लाइक क्वांटिटीज। टेम्परेचर को टेम्परेचर में ऐड कर सकते हो, फोर्स को फोर्स में ऐड कर सकते हो, टाइम को टाइम में ऐड कर सकते हो। फोर्स को टाइम में ऐड नहीं कर सकते, टेम्परेचर को लेंथ में ऐड नहीं कर सकते, या सब्ट्रैक्ट। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन पे कोई रोक नहीं है। मल्टीप्लाई डिवाइड तो आप डिफरेंट टाइप की क्वांटिटीज को कर ही रहे हो ना। आप फोर्स निकालते हो मास इंटू एक्सेलरेशन, आप पावर निकालते हो वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन सिर्फ लाइक क्वांटिटीज का ही हो सकता है। तो अगर
अगर ये वेलोसिटी है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑब्वियसली राइट हैंड साइड पे भी वेलोसिटी होगा। और क्योंकि ये जो राइट हैंड साइड है ये 3 टर्म्स का सम है, 1 2 3, तो ये तीनों इंडिविजुअली वेलोसिटीज होनी चाहिए, तभी तो सॉल्व करके सम करके आंसर वेलोसिटी आएगा ना। सो और देखो डी की तो क्लियरली पता लग रही है डायमेंशन, क्योंकि डी जो है टाइम में ऐड हो रहा है, तो डी की डायमेंशन भी क्या हुई, टाइम वाली हुई ना। तो बीटी इक्वल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT माइनस 1, तो BT इज LT माइनस 1 टाइम, T की डायमेंशन डाली T, उसको उधर ले गए तो B की डायमेंशन आ गई, ठीक है ना। तो अब ए तो सीधा ही वेलोसिटी है, ए की डायमेंशन होगी LT माइनस 1, BT को भी LT माइनस 1 रखा जो कि वेलोसिटी की डायमेंशन होती है। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी की डायमेंशन है LT माइनस 1, तो ये भी वेलोसिटी LT माइनस 1, ये भी LT माइनस 1, ये पूरा भी LT माइनस 1, तो BT को रखा LT माइनस 1, T के डायमेंशन रखा, ये उधर चला गया, B की डायमेंशन आ गई, A तो सीधा ही LT माइनस 1 हो गया, और D जो था वो T था, तो C अपॉन T प्लस T, T प्लस T को 2T मत लिख देना क्योंकि ये वैल्यूज नहीं है डायमेंशंस है। ये चीज बोल रही है कि टाइम में टाइम ऐड करोगे तो क्या आएगा, टाइम ही आएगा, तो C अपॉन T प्लस T इज LT माइनस 1, भाई LT माइनस 1 को L बाई T लिख सकते हैं, T से T कट गया तो C क्या हो गया L, तो ABCD चारों की डायमेंशंस आ गई, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। और आखिरी एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ अ वैल्यू फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अदर। एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपको वैल्यू कन्वर्ट करनी हो तो क्या करोगे, जैसे यहां लिखा है कन्वर्ट 1 न्यूटन, न्यूटन जो है वो फोर्स की MKS यूनिट होती है, बोला इसको डाइन में कन्वर्ट करो, और डाइन के बारे में लिखा है कि डाइन जो है वो फोर्स की CGS यूनिट होती है, ठीक है। तो क्योंकि हम जानते हैं N1U1 इक्वल टू N2U2 होता है, जैसे आप लिखते हो ना कि 3 मीटर इक्वल टू 300 सेंटीमीटर, तो N1U1 इक्वल टू N2U2, वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम, यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम, वैल्यू इन सेकंड सिस्टम, यूनिट इन सेकंड सिस्टम। तो हमें क्या निकालना है, हमें फर्स्ट सिस्टम में वैल्यू दी हुई है, हमें फर्स्ट सिस्टम की यूनिट दी हुई है, हमें सेकंड सिस्टम की यूनिट दी हुई है, यानी हमने निकालना है N2, यानी हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है N2। तो N2 हम कैसे निकालें, N1U1 इक्वल टू N2U2, तो N2 हो गया N1U1 बाय U2, N1 की वैल्यू डाल दी यहां 1, और U1 U2 की जगह आपने इस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस डालनी है जिसकी यहां पे यूनिट बताई गई है। यूनिट किसकी बताई गई है यहां पे, फोर्स की, तो फोर्स की डायमेंशन होती है MLT माइनस 2, फोर्स की आपने ऊपर डायमेंशन डालनी है, नीचे भी डालनी है। अब यहां पे हम इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं कि सिस्टम टू सिस्टम यूनिट्स तो बदल जाती हैं लेकिन डायमेंशंस नहीं बदलती हैं, डायमेंशंस सेम रहती हैं। तो M1L1 फोर्स की डायमेंशन है MLT माइनस 2, तो ऊपर आपने सबस्क्रिप्ट लगाना है 111, नीचे सबस्क्रिप्ट लगाना है 222, ठीक। तो M1 बाय M2 अलग लिख लिया, L1 बाय L2, T1 बाय T2 की पावर हो गई -2। अब ये जो गिवन सिस्टम था ये MKS था, तो MKS में मास होता है 1 kg, लेंथ 1 मीटर, टाइम 1 सेकेंड, जिसमें निकालनी थी वो CGS सिस्टम था, CGS सिस्टम में मास 1 ग्राम, लेंथ 1 सेंटीमीटर, टाइम 1 सेकेंड, तो वो आपने पुट कर देना है, जो यूनिट कट रही है उसको काट दो, जो यूनिट नहीं कट रही उसे कन्वर्ट कर दो, 1 kg को 1000 ग्राम, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम कटा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटा, 10 की पावर 5, तो N2 आ गया 10 की पावर 5, सो वी कैन राइट दैट 1 न्यूटन इज 10 रेज़्ड टू पावर 5 डाइन, ठीक। तो ये चौथी एप्लीकेशन थी। इसके अलावा आपसे एक्यूरेसी और प्रिसीजन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्यूरेसी का मतलब है कि जो एक्चुअल वैल्यू के कितना क्लोज है हमारा आंसर। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8 और हम किसी एक्सपेरिमेंट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेजर कर रहे हैं, एक में आ गया 9.7 और एक में आ गया 9.6, तो ज्यादा एक्यूरेट कौन सा हुआ, ज्यादा एक्यूरेट हुआ 9.7 क्योंकि ये क्लोज्ड वैल्यू के ज्यादा पास है। प्रिसीजन का मतलब होता है कि आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो कितना प्रिसाइजली किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकता है। फॉर एग्जांपल जो आपके हाथ में स्केल है उसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर यानी 1 mm, तो वो उससे छोटी वैल्यू आपको मेजर करके नहीं देगा। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर, ये और ज्यादा प्रिसाइज हो गया। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर, तो ये और ज्यादा प्रिसाइज हो गया।
So this is less precise, this is more precise, this is most precise. So this is precision. तो और ज्यादा डेसिमल के बाद वैल्यूज दे रहा है और एक्यूरेटली मेजर करके दे रहा है, बट एक्यूरेसी का मतलब होता है और प्रिसाइजली मेजर करके दे रहा है। तो नॉर्मल लैंग्वेज में तो हम दोनों वर्ड्स को सेम ही यूज कर लेते हैं, बट यहाँ पे डिफरेंस है। तो ये एक्यूरेसी है, ये प्रिसीजन है, इस पे बेस्ड भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। नोट्स में आपको इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स मिल जाएंगे, नोट्स डाउनलोड कर लेना। अच्छे से हमारा चैप्टर रिवाइज हो गया है। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।